सामने मौजूद हस्ती को देखकर भौंकचा रह गई थी, जो रोज इसके रूम में चला आता था। इसे देखकर लग रहा था कि थोड़ी देर पहले शावर लिया है, इसलिए बाल खुले छोड़े रखे हैं। जामुन कलर का शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी पहने, हल्का पैर दुपट्टा सर पर टिकाए, दुपट्टे में से बालों की कुछ लटें निकलकर चेहरे पर बोसा दे रही थी। अहमद बिना पलक झपकाए बेखुद सा इसे तक रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। कई लम्हे ऐसे सिरक गए थे जब ईमान फट पड़ी थी। तुम फिर से, ये मेरा रूम है जो हर रोज मुंह उठाकर चले आते हो। उठो मेरे बेड से और जाओ अभी, वरना मैं अभी भैया को बुलाती हूँ। वो जो कब से बैठा इसे देख रहा था, लम्हे में इस तक पहुंचकर इसके मुंह पर हाथ रखा। ये मेरा भी रूम है और ये बेड मेरा भी है, क्योंकि ये मेरी बीवी का कमरा है तो मेरा भी हुआ, और तुम मुझे रोक नहीं सकती यहाँ आने से। अहमद एक हाथ इसकी वेस्ट पर डाले, अपने साथ लगाए, दूसरा हाथ इसके लबों पर जमाए, सरगोशी नमा आवाज में इसके कान के करीब बोला था। ईमान ने जोर से इसे पीछे धकेला था। इसकी कुर्बत ईमान की सांसें बंद करने लगी थी। वो दूर रहकर गुस्से से घूरने लगी थी। क्यों आए हो अब? ज्यादा राह लेने। वो वापस से बेड पर बैठा, जबकि इसकी बात पर ईमान की आंखें फैली। यहाँ मौलानी, इसे अपने पास बैठने का इशारा करते बोला। इसे नफी में सर हिलाया। मुर्शिद सही, यहाँ आओ, अगर मैं वहाँ आ गया तो तुम सांस नहीं ले पाओगी। इसके मायने के इस बात पर ईमान का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। इसको हिलते न देख उठा और ईमान इसको अपनी जानब आता देख पीछे को पलटी थी, जब अहमद ने इसके भागने की कोशिश नाकाम बनाकर खींचकर दीवार से लगाया था। स्टिक दूर फेंकी थी। ईमान सख्ती से आंखें नीचे इसके हिसार में कांपती खड़ी थी। आंखें खोलो मौलानी। ईमान ने जोर से मींच ली थी। नहीं खोलूंगी। इसका लहजा वार्निंग देता था कि ईमान ने फट से आंखें खोली थी। नजर इसके सीने से वापस पलट आई थी कि आंखों में देखने की हिम्मत ना थी। मौलानी, मैं एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहा हूँ। इसका कहना था कि ईमान का चेहरा चमका। खुश होने की जरूरत नहीं है, कान खोलकर मेरी बात सुनो। इस हफ्ते तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब कहीं भी नहीं, यूनिवर्सिटी भी नहीं। क्यों? मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। अगर मेरे मना करने के बावजूद तुम इस हफ्ते में यूनिवर्सिटी या कहीं भी गई तो वापस आकर मैं जो करूंगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अहमद संजीदगी से इसके लबों पर नजर जमाए, दोनों हाथों से बाजू पकड़े बोला था। ईमान ने ना चाहते हुए भी सर हिलाया था। गुड, अब ज्यादा राह दो मुझे। उसके कान की लो को लबों से छूते बोला था। ईमान दूर करना चाह रही थी जब वो इसको घुमाकर चेहरा दीवार की जानब कर पुश्त अपने सीने से लगा गया था। ईमान का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अहमद इसके दिल की धड़कन बाखूबी सुन रहा था। अहमद झुका था और इसके कान की लो को लबों से छूकर इसके सर पर लब रखे थे। ईमान इसके लम्स पर आंखें मीच गई थी। जब इसने घुमाया था इसके माथे पर लब रख दिए थे। मेरी तरफ देखो मौलानी। ईमान ने आंखें खोलकर इसे देखा, जिसकी आंखों में वासिया चमक थी, जैसे जुगनू चमक रहे हो। अपना ख्याल रखना, मुझे वापसी पर ऐसे ही नजर आओ, मेरे कहे पर अमल करना फर्ज है तुम पर। कहते साथ ही इसके लबों पर झुका था। एक शिद्दत भरी गुस्ताखी करके इसके रुखसार छूता हुआ हवा के झोंके की तरह वहां से निकल आया था। ईमान इसके यूं जाने पर देखती रह गई थी। आज इसे अहमद का लम्स नागवार नहीं गुजरा था, बल्कि दिल उदास हुआ था इसके जाने का सुनकर। शिद्दत से इसकी सलामती की दुआ निकली थी। वो खुद भी हैरान थी कि जिसने इसके साथ इतना गलत किया, इसके लिए दिल क्यों मुकदमा लड़ रहा है, इससे बगावत कर रहा है। वो दिल की बात को मानती इसके लम्स के जादू में खोई हुई थी। चेहरा इसकी शिद्दत से सुर्ख हो गया था। तभी वो जल्दी से आगे बढ़कर बैल्कोनी का दरवाजा बंद कर गई थी। रात के 2 बजे वो तीनों इस वक्त अपने टारगेट का निशाना लिए हुए था। ये मार्गा हिल के करीब का इलाका था। चारों तरफ पहाड़ थे जिनमें रास्ते बनाए गए थे। इन रास्तों के साथ ही गहरी खाइयां थी। जहाँ वो मौजूद थे वहाँ एक छोटा सा मैदान था। एक सिरे पर सड़क के करीब दरख्त की ओट में वो तीनों छुपे बैठे थे, पिछले आधे घंटे से देख रहे थे। दूसरे सिरे पर कंटेनर खड़ा था, इसके साथ ही गहरी खाई थी। इनको जो इतला दी गई थी इसके मुताबिक असले से भरा ट्रक इसी जगह आना था। इस कंटेनर को देखकर इन्हें अंदाजा तो हो गया था, पर आसपास कोई न था। अहमद, यहाँ कोई आया क्यों नहीं? हसन, या तो वो लोग हमारे आने से पहले माल लेकर निकल गए या फिर अभी आए नहीं है। ये भी तो हो सकता है वो इस कंटेनर में मौजूद हो। हसन ने भी कहा। मैं देखता हूँ। अहमद गन को दोनों हाथों में थाम कर उठा था। अहमद, आगे मत जाओ। हसन इसको बाजू से पकड़कर बोला था। हो सकता है वो हमारे लिए कोई चाल हो। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, तुम दोनों इधर ही रहो। अगर कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो अटैक कर देना।
वो महम और हसान से कहता कंटेनर की जानब चल दिया था। जैसे जैसे वो इनसे दूर होता गया, दोनों के दिल धड़क रहे थे। अंधेरा होने की वजह से वो भी रात की सही का हिस्सा लग रहा था। दूर बैठे महम हसान को इसकी धुंधलाई सी पुष्ट दिखाई दे रही थी, पर सीजी लिखा हुआ था। कुछ मिनटों में वो इनकी नजरों से ओझल होकर कंटेनर के करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो इसके पट खोलता, अचानक फिजा में जोरदार हवा का धमाका हुआ था। कंटेनर आग के शोलों में लिपट गया, कई फुट बुलंदी पर उछला था। अहमर! महम और हसान की चीखें गूंजी थी, जो धमाके की आवाज में दब गई थी। पहाड़ी इलाके में धमाके की आवाज गूंज रही थी। लम्हे का खेल था, सब खत्म हो चुका था। हसान और महम शदीद सदमे से सामने दिल दहला देने वाले मंजर देख रहे थे। जहां ट्रक वापस जमीन पर गिरा था, दूर दूर तक आग के शोले गए थे। वो दोनों भागे थे, पर आग देखकर रुक गए थे। अहमर! अहमर! महम अहमर और भड़कती आग को देखता शदीद सदमे में बोला था, जबकि महम तो खुद कांपती बेजान सी खड़ी थी। तभी हसान घुटनों के बल गिरा था, आंखों से आंसू रवा थे, दिल की धड़कन मध्यम पड़ चुकी थी। सब खत्म हो गया था। आसपास कंटेनर के टुकड़े और टायर चल रहे थे। हसान का दिल जैसे बंद हो गया था। इसका जिक्र इसका दोस्त कहीं नहीं था। तो वक्त आग के शोले और दूर तक बिखरे पड़े थे, जरे थे। हसान ने जोर से आंखें मीचकर फिर खोली थी कि शायद वो जो देख रहा वैसा ना हो, एक ख्वाब हो, पर वो हकीकत थी। अहमर कहीं ना था। हसरतों की एक निशानी हूँ मैं, खामोश हूँ, आंख का पानी हूँ मैं, मुझे कोई ना पढ़ पाए, ऐसी पोशीदा सी एक कहानी हूँ मैं। महम एक जगह सुन खड़ी, कभी आग को देखती तो कभी हसान को, जिसकी हालत बता रही थी कि इसे किस कदर शदीद सदमा लगा है। शौक तो महम भी हुई थी, पर इसके दिल में उम्मीद जागी थी कि अहमद जो दूर ही से खतरे को भांप लेता है, बड़े से बड़े पड़ाव बिना किसी डर और खौफ के पार कर जाता है। वो कैसे ना जान पाया कि इधर खतरा था। अगर जानता था तो जरूर ठीक होगा। महम दाएं हाथ से आंसू साफ करती एक उम्मीद के तहत आगे बढ़ी थी। जलती आग की तपश इतनी थी कि इसे अपना वजूद झुलसता हुआ महसूस हुआ था। इस हिस्से को दूर करना चाहती थी, पर अपनी तरफ आग की लपक देखकर फिर पीछे हो जाती। तेज हवा चल रही थी, जिससे आग भी हर चीज को अपनी लपेट में लेना चाहती थी। धमाके की आवाज इतनी थी कि अभी तक पहाड़ों से टकराकर महसूस हो रही थी। हसान बहती आंखों से सामने का मंजर देख रहा था। कैसे एक पल में इतना कुछ हो गया। काश वो अहमर की जगह चला जाता, या काश वो इसको जबरदस्ती रोक लेता। वो मुख्तलिफ सोचों के भंवर में बड़बड़ा रहा था। इसके हिलते होंठ भी महम को आग की रोशनी में नजर आ रहे थे। वो दोनों इस जगह से काफी फासले पर थे, यहाँ तक कि इनका जिस्म जैसे आग में झुलस रहा था। महम आगे बढ़ना चाह रही थी, पर बहुत कोशिश के बावजूद आग ने इसे आगे न जाने दिया। इसे मुड़कर हसान को देखा तो कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसका रंग जर्द पड़ चुका था। वो इसी पोजीशन में बैठा था। इससे पहले कि वो जमीन बोस होता, इसे तसल्ली देना जरूरी था। अपने दूसरे दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकती थी। एक तो जाने बच गया था, या फिर वही सोचती रोती हुई हसान की तरफ भागी थी। हसान, हसान मेरी तरफ देखो, वो इसका कंधा हिलाकर बोली। पर हसान कहाँ सुन रहा था। वह बिना पलके झपकाए नजरें एक नुक्ते पर मरकूज किए हुए था, जैसे इसकी हालत थी। महम की तशवीश ने आन घेरा था, कहीं नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। हसान, इसे कुछ नहीं होगा, अहमद नहीं मरा होगा, तुम सुन रहे हो, वो नहीं मर सकता। हसान, इर्द गिर्द देखो। महम ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे अपनी तरफ किया था। वो जिंदा है, अहमद नहीं मर सकता। तुम जानते हो ना वो जितना बहादुर है, वो इसके लिए कुछ भी नहीं है। वो दूर ही से जांच लेता है कि आगे क्या होने वाला है। महम की तरफ देखते हुए हसान ने पलकें झपकाई थी, फिर एक गहरी सांस अंदर खींची थी। महम की तसल्ली काम आई थी। वो जो गिरने वाला था, महम के अल्फाज इसको खड़ा कर गए थे, इसे मजबूत बना गए थे। इसके अंदर जलती आग पर ठंडी फवार बनकर बरसे थे। हाँ महम, अहमर को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा होगा, तुम ठीक कह रही हो। इसे पता था हम सब इससे कितना प्यार करते। अंकल तो इसके बगैर रह ही नहीं सकते। इसकी मौलानी हमारी भाभी भी तो है ना, फिर इसे तंग भी तो करना है ना। बड़ी की जान है, वो मेरा जिगर, मेरा यार, मेरा पार्टनर है। वो कैसे जा सकता है महम? हसान भीगी आवाज में महम के हाथ पकड़कर बोला कि खुद को उम्मीद दिलवा रहा था, और महम इसकी बात सुनते सर हाँ में हिलाकर इसका साथ दे रही थी। वही तो मैं कह रही हूँ, अहमद बस हमें परेशान कर रहा है। देखना वो बिल्कुल ठीक होगा। तुम ये आंसू साफ करो, और जरा भी अच्छे नहीं लग रहे रोते हुए। हम ढूंढेंगे ना इसे, वो यहीं कहीं होगा। 110 CG1 कनेक्टिंग। हेलो CG1, कैन यू लिसनिंग मी? 34 फ्रॉम यूनिट कोडिंग 741741 CG।
The 11 CG1 not connected। हसान के वायरलेस से आवाजें गूंजने लगी थी कि दोनों मुतवज्जा हुए। हसान ने अपनी जैकेट में रखा वायरलेस जल्दी से निकालकर मखसूस बटन दबाया था। कोडिंग 1110 CG1 connecting sir। There is an explosion। Unfortunately 111 CG1 was in it, but we are not sure if he was martyred in it। We need some army youngs। हसान ने जल्दी से इनको दुगनी आवाज में ऊंची आवाज और तेज तेज जवाब देकर साथ साथ कुछ नफरी का भी कहा था। वो लोग जब भी किसी ऑपरेशन या मिशन पर होते थे कोडिंग वर्ड इस्तेमाल करते थे। नाम लेना या पुकारने की इजाजत ना थी। ओह शिट ओवर SSG कमांडो CG1 will surely be alive। Two heli are arriving to rescue। दूसरी तरफ से आवाजें आई थी जिन्हें सुनकर दोनों को कुछ तसल्ली हुई थी। अहमद कहाँ यार, कितना तड़पा रहे हो, जैसे मैं तेरी बीवी हूँ। तो मिल जा सही साले, फिर तुझे बताऊंगा। हसान बड़बड़ाया, चेहरे पर दोनों हाथ फेरकर खुद को पुरस्कून करने लगा। महम टॉर्च ले आओ। हसान आग को कम होता देख बोला कि अब धुआं अंधेरी रात में फैलकर आग की रोशनी को भी मध्यम करता जा रहा था। महम ने सर हिलाकर इसकी तरफ भागे जहां वो तीनों बैठे थे। सबका अपना अपना बैग था। महम ने उदास नजरों से अहमद के बैग को देखकर हाथ रखा था। कुर्सी से तीनों बैगों की जिप खोलकर टार्च निकाली और बैग वहीं रखकर वापस दौड़ लगाई थी। कुछ फासले पर रुककर एक टार्च को छोटे छोटे पत्थरों से टकरा कर रुख आसमान की जानब कर दिया था ताकि ये साइन था लैंड करने का। अभी वह हसान के पास आकर इर्द गिर्द का मुआयना कर रहे थे जब इन्हें हेली की आवाज आई। तो उन्होंने गर्दन मोड़कर देखा जब हेलीकॉप्टर इनके सिरों के ऊपर घूमने लगा। जब हसान ने टॉर्च से निकलने वाली रोशनी से 2-3 बार हिलाया जिससे रोशनी की शायें ऊपर नीचे हुई और हेलीकॉप्टर कुछ फासले पर जाकर हवा को चीरते हुए रुख मोड़कर वापस आया। महम की रखी हुई टॉर्च के दाएं बाएं आहिस्ता से लैंड करने लगा। फिजा में की आवाज गूंज रही थी। इर्द गिर्द मिट्टी के ज़रात रात की साही में उड़कर छुप रहे थे। इनके रुकते ही आर्मी जवान दाएं बाएं जंप करते उतरते भागे थे जिनके हाथ में आग बुझाने वाले लावे और सरों पर स्पेशल कैप पहनी हुई थी। फुल यूनिफॉर्म AK-47 क्लैशनकोफ था में मखसूस जैकेट पहने वो लोग इनकी तरफ दौड़े थे जहां महम और हसान फुल ब्लैक यूनिफॉर्म में कमांडर स्पेशल जैकेट पहने और जिनमें वायरलेस था और वेस्ट पर बांधे बेल्ट में एक एक पिस्टल अटकाए हाथों में थामे थाई पर मखसूस बेल्ट बांधे खड़े थे। कुछ जवान वो आले लेकर आग बुझाने लगे। कुछ इनके इर्द गिर्द मुखालिफ सिमत में चेहरा करके गोल दायरे की शक्ल में क्लैशनकोफ का निशाना लिए अतराफ का जायजा ले रहे थे। समीर सारी रात नहीं सोया था। वो स्टडी में बैठा एक अहम फाइल रीड कर रहा था, साथ किसी का मैसेज का भी इंतजार कर रहा था। जब 3 बजे के करीब वो उठा था और अपने कमरे में आया जहां सजल कंबल के गर्दन तक ओढ़े इसका इंतजार करते करते सो गई थी। वो जल्दा बेड के करीब आया, फोन साइड पर रखकर घड़ी निकाल कर रखी। इसके करीब होकर लेट गया जो आराम से सोई हुई थी। सोनी मेरी जान, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। उसे बाहों में भरकर गर्दन पर लब रखकर बोला था। कितनी देर वो उसकी गर्दन पर अपना नरम गरम लम्स छोड़ता रहा। जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार हुए। चेहरा गर्दन से निकालकर इसके होंठों को छुआ। दिल इसकी कुर्बत में डूबा जा रहा था। आंखों में खुमार उतरने लगा था। इससे पहले कि जज्बात शिद्दत पकड़ते वो खुद पर काबू पा गया था कि सजल नींद में कसमसाई थी। वो इसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। समीर इसके माथे पर लब रखकर इसका सर अपने सीने पर रखकर आंखें मूंद गया था। इसे एक घंटा ही हुआ था जब आंख अजान की आवाज से खुली थी। फोन उठाकर एक नजर मैसेज चेक किया, फिर सजल की पेशानी पर बोसा देकर सर तकिए पर रखा। सजल जान उठो। समीर ने इसका चेहरा थपथपाया। सोने दे समीर। वो नींद में बोलकर करवट बदल गई थी। वो जानता था कुछ देर बाद खुद ही जाग जाएगी। समीर इसके बालों पर लब रखता ड्रेस लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया था। 10 मिनट बाद वो सफेद कॉटन का शलवार कमीज पहने बाहर आया। गीले बालों में ब्रश कर कबर से सफेद टोपी निकाल कर सर पर रखी और करीबी मस्जिद में नमाज अदा करने चला गया। इसके जाते सजल नींद से भरी आंखें लिए उठी और समीर की तलाश में नजरें घुमाई, पर वो नहीं था। फिर वो उठकर फ्रेश हुई, वुजू किया, जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। समीर जब वापस आया तो सजल जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। वो मुस्कुराया, अपना फोन देखा जहां 2 मिनट पहले का मैसेज शो हो रहा था। समीर जल्दी से चेंजिंग रूम में गया। पुलिस यूनिफॉर्म पहने, शूज पहने, हाथों में एक कैप लिए बाहर निकला था। सजल दुआ मांगकर सोफे पर बैठी इसका इंतजार करने लगी। समीर आप? वो इसकी तैयारी देखकर आधा बोल पाई थी। जी जाने समीर, इतनी सुबह बगैर नाश्ते के कहाँ जा रहे हैं? शहर से बाहर एक खुफिया रेड करनी है। वो संजीदा बस बोलकर कैप पहनने लगा। आपका जाना जरूरी है क्या?
समीर ने हजाब के हाले में इसके खूबसूरत चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराया। बिल्कुल जान, बहुत जरूरी है, ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो आप अपने छोटे से ऑफिसर को भेज दें। सजल बाजिद हुई थी, ये मेरा काम है, अगर मैं अपने से जूनियर को दूंगा तो वो खुद से जूनियर को देगा, इस तरह फिर मुजरिम तो पकड़ लेंगे। जब तक किसी सीनियर ऑफिसर का हाथ ना हो ये अमला काम नहीं करता, या फिर नीयत नहीं है। अगर मैं साथ रहूंगा तो इनमें से भी हौसला जज्बा पैदा होगा। बड़े बैठे रहे और छोटे से काम करवाएं तो वो यकीनन उकता जाते हैं। समझ लगी मेरी बात? वो खुद पर परफ्यूम छिड़कते बोला था। सजल ने सर हिलाया और इसके सीने से लगकर पुश्त पर हाथ बांध दिए थे। समीर ने भी मुस्कुराकर इसको जोर से खुद में भीजा था और महसूस करने लगा था। समीर जी जान, जल्दी आ जाना आप। ओके जान, और कोई हुक्म? और ये कि मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप कर कर जाना। नहीं जाना, भी नाश्ते का वक्त नहीं है। समीर ने इसको खुद से अलग किया और सजल की रुखसार को लबों से छुआ था। अपना ख्याल रखना कहते मुड़ा था। आप भी ख्याल रखना जाना और जल्दी वापस आना, मैं इंतजार करूंगी। वो सीढ़ियां उतरती इसके साथ आते बोली थी। जब समीर ओके जान अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकला था, पोर्च में खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठकर अपने मिशन पर रवाना हो गया था। सजल दरवाजा बंद कर सोमी की कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अहमर के जाने के बाद मान जागती रही थी, नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल की हालत अजीब सी थी, यूं जैसे कुछ दूर हो रहा हो। बेसाख्ता इसका ख्याल अहमर की तरफ गया था, जिसे अपने जाने का बताकर हदायत देकर गया था। ईमान को समझ न आ रही थी क्यों इसके ख्यालों में आ रहा है, या इसका सोचते दिल क्यों बेकाबू हो रहा है। अपनी हालत से बेचैन वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाकर कम करना चाह रही थी, जो तकरीबन बढ़ती ही जा रही थी। परेशानी से आंखों में आंसू जमा होने लगे थे, पर वजह मालूम न थी। यही सोचते हुए इसे रात गुजर गई थी, यूं जैसे कोई अपना दूर जा रहा हो, जैसे कुछ छिन जाने का खौफ हो। कुछ तो था जिससे इसकी हालत यूं हो गई थी। फजर की नमाज के बाद वो रोते रोते अहमद के लम्स को महसूस करती पाइंदी से टेक लगाकर आंखें मूंद गई थी। ईमान बेटा, दफातन दस्तक से ईमान ने आंखें खोली थी। जल्दी से बस उठकर दरवाजा खोला था। जी भाभी। रोया रोया सा सुर्ख चेहरा, सफेद हिजाब के हाले में मुतरम आंखें, गुलाबी लब, सोगवार सी ईमान बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो थी ही बहुत खूबसूरत, जो देखता एक बार हैरान रह जाता, फिर नजर स्टिक पर जाती तो दुख जाहिर करते कि चांद को ग्रहण लगा हुआ है, जो इसको अपने घर की बहू बनाने का सोचता, पर इसको मसूर देखकर आधा बदल लेता। खानदान की कुछ औरतें तो कहती थी कि इसे कौन लेकर जाएगा, बेचारी एक पैर से मजदूर है, कौन करेगा इससे शादी। खूबसूरती का अचार डाला है जब वो अपने मियाँ के साथ ही ठीक से चल ना पाए। ऐसी बातें ईमान बहुत हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त कर जाती थी कि अल्लाह ताला ने कुछ तो ऐसा इसके अच्छा नसीब में लिखा होगा ना। लोग जैसे बातें करते वो इग्नोर करती। इसी दौरान समीर अपनी बहन की ढास बनाता, बुरी तरह इन औरतों के मुंह बंद करवाता। क्या हुआ भाभी? माँ सदके मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा लग रहा है, इसका गाल चुमती बोली। माँ शर्मा गई थी, शर्माते हुए और भी प्यारी लगी थी। जाना, ये लाइन तो हमारे होने वाले इनकी है, पर मैंने बोल दी। भाभी ना करे ना, ईमान सुर्ख पड़ती बोली। अब वो क्या बताती कि होने वाला इनका हो चुका है, भूरा बिल्ला। अरे जान, ये भी आप इनसे कहना कि ना करे ना, मुझे शर्म आती है। सजल बकायदा इसको तंग करने पर तुली थी। अब बताइए ना, इतनी सुबह वो भी मेरे रूम में। खैरियत भाईजान ने कैसे छोड़ दिया? ईमान ने भी हिसाब चुकता किया था। वो तो सुबह ही ड्यूटी पर चले गए हैं, बस तुम्हें देखने आई थी, अभी सोमी के रूम से आ रही हूँ। अच्छा, पर भाई इतनी सुबह? हाँ, कहीं रेड करवानी है और ये टाइम ठीक लगा होगा। चलो तुम आराम करो, फिर यूनिवर्सिटी भी जाना है। सजल इसकी नासाज तबीयत के बायस कहकर पलटी थी। भाभी मैं नहीं जाऊंगी यूनिवर्सिटी एक हफ्ते के लिए। क्यों खैरियत? जी भाभी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मुकम्मल ठीक होकर जाना चाहती हूँ। इसे फिर पढ़ने को दिल भी नहीं करता। ईमान दलील देकर सर झुका गई थी। अच्छा, जैसे तुम्हें सही लगे। उसको प्यार करती चली गई थी। ईमान की सोच फिर से अहमद पर टिकी, जिसकी असल वजह वो ना बता पाई थी। आर्मी जवान आग बुझाकर इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। हसन महम एक एक चीज को देख रहे थे। कंटेनर पुर्जे पुर्जे हो गया था, हर चीज तकरीबन जल गई थी। सर, एक सिपाही ने हसन को पुकारा जहां वो नीचे खाई में देख रहा था और सब इसकी तरफ लपके थे। सर ये देखिए वायरलेस। वो खाई की ढलवान पर पत्थर से अटके वायरलेस की तरफ इशारा करते बोला। ये यहाँ? हसन ने चौंक कर महम को देखा, फिर सबकी गर्दनें कुछ फासले पर गई। इसका मतलब है कि अहमद ने खतरा भांपकर खाई में छलांग लगा दी। महम और हसन एक साथ बोले। वो दोनों गहराई में झांक कर बोले, जहाँ पानी ही पानी था, बहाव भी काफी तेज था।
यहाँ दो बातें सामने आ रही हैं। या तो अहमद भागने के दौरान धमाका हुआ होगा जिससे वो काफी इंजर्ड हुआ होगा और पानी में गिरा, फिर वो पहले इस खाई में कूदा होगा, या फिर इन सब बातों में इसके बचने के चांसेस है, बस वो जख्मी और बेहोश ना हुआ हो। हसन ने भी इसकी बात पर सर हिलाया कि अल्लाह करे वो ठीक हो, हमें इसे ढूंढना है। कुछ ही देर में अहमद की तलाश में वो हेली में बैठे। दोनों हेलीकॉप्टर उड़ान भरते धरती से ऊपर होते गए। थोड़े फासले पर जाकर आहिस्ता आहिस्ता खाई से नीचे हवा को चीरते हुए उतर गए।